हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज़ दया पवार। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम इस डीपी गाइड के माध्यम से कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ तक कुछ लेकर आते हैं आप लोगों के सामने। एंड रिसेंटली मैंने जो एक सीरीज इसमें दो सीरीज मैंने इसमें चलाई है। एंड उसमें से जो ये आज का ये जो लेक्चर है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमने इससे पहले भी उसमें कई सारी वीडियोज़ अपलोड की थी एंड आप लोगों ने उसको देखा होगा। और जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होंगी तो उसमें लगभग लगभग हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के। उसी कड़ी में आज का जो ये है नेक्स्ट चैप्टर है। इट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन से रिलेटेड है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि हम कैसे बात करते हैं। बातचीत करने का जो तरीका है वो दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक डायरेक्टली बात को कह सकते हैं या उसी को इनडायरेक्टली हम बातचीत के तौर पर हम उसको कहने की कोशिश करते हैं, उसको नरेशन कहते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। सो उसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी की कोई तैयारी कर रहा हो या यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा हो, सीएपीएफ हो गया, या एनडीए की तैयारी कर रहा हो, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती होगी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत सारा पोर्शन आता है। इवन इंग्लिश स्पोकन या स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, उसमें बातचीत में भी ये तो नरेशन ही इस चैप्टर का नाम है। तो हम उसको डायरेक्टली कैसे बात को कहते हैं और या इनडायरेक्ट वे में हम उस बात को कैसे कहते हैं, तो वो दोनों तरीके यहाँ इस चैप्टर में हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, जो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जिनको इंटरेस्ट हो, या जो भी लोग बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन तो लगभग लगभग इंग्लिश ग्रामर हर एग्जाम में आती है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो फोबिया है, वो इंग्लिश का जो डर है वो हट सके। पहले तो उसी को हटाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो वही है कि इंग्लिश का जो डर है वो हटे और आप लोग इंटरेस्ट बना के रखें इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, ताकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नरेशन, ठीक है। तो कोई सा भी जो हम कथन है जो कहते हैं, हम या तो डायरेक्टली कहते हैं या उसी को इनडायरेक्ट वे में हम कैसे कहते हैं, वो हम आज यहाँ पर सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि देर आर टू टाइप, ये देखो यहाँ पे देर आर टू टाइप ऑफ दिए हुए यहाँ पे नरेशन, यानी कि नरेशन दो टाइप के हैं। जैसे पहला है डायरेक्ट नरेशन। इसमें क्या होता है, इन डायरेक्ट नरेशन जब भी हम बातचीत करते हैं, किसी मान लो हम बातचीत कर रहे हैं, किसी ने आपके पास कोई बात कही, वो जाके किसी अगले बंदे को वही बात कहता है और एज इट इज कह देता है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और अगर हम उसको अच्छे तरीके से रेफरेंस दें कि किसने किसकी बात कही, किसके लिए कहा गया है कथन को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि राम ने मुझसे कहा कि वह बीमार था। राम ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं। राम ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं। वही बात मैं यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं एज इट इज कहूंगा कि राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मैं बीमार हूं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि जो मैं वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, मतलब मेरे लिए जो मैं बात कह रहा हूं, या राम के लिए, क्योंकि राम ने तो अपने लिए कहा था। जब राम ने मेरे पास ये बात कही कि मैं बीमार हूं, तो राम ने अपने लिए कहा था। अगर मैं एज इट इज वो बात किसी थर्ड पर्सन को कहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, जैसे राम ने मेरे से कहा, क्या कहा, कि मैं बीमार हूं, तो उसमें क्या हो गया, थर्ड पर्सन को मैंने डायरेक्टली वो एज इट इज सेंटेंस कह दिया जैसा मेरे को राम ने कहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं शब्द जो है राम ने अपने लिए यूज किया था। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया कि मैं शब्द, वो जो थर्ड पर्सन, तीसरा जो इंसान है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, जिसके पास मैं वो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो मैं शब्द है ये इसने राम के लिए यूज किया या अपने लिए, कि मैं बीमार हूं, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट स्पीच को ऐसे ना कह करके हम कैसे बातचीत में भी हम कहते हैं, तो क्या क्या कहूंगा मैं, कैसे कहूंगा इसको, दो तरीके हैं ना। पहला तरीका ये है कि अगर मैं एज इट इज कह दूं, जैसे मैंने कहा कि राम ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं, एक तो डायरेक्ट, ये होगी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है
इसीलिए हम नॉर्मली इनडायरेक्ट स्पीच में, स्पोकन इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मली भी हम जब बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो मैं इसको कैसे कहूंगा, जब मैं ये तीसरे पर्सन को ये बात कह रहा हूं तो मैं कैसे कहूंगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह बीमार है। राम ने मुझसे कहा कि वह बीमार है। यहाँ पे मैंने मैं की जगह अपने लिए मैं नहीं यूज किया डायरेक्ट, वह, राम के लिए मैंने वह यूज किया, यानी कि राम के अकॉर्डिंग मैंने जो यहाँ पे जो वह था वो चेंज किया, मैं की जगह वह लगाया, ताकि मैसेज अच्छी तरीके से कन्वे हो सके। यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन। इन डायरेक्ट नरेशन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड। ठीक है, यानी कि जब किसी कथन को वक्ता के शब्दों में अक्षरशः कहा जाए तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम एज इट इज, जैसे मैंने कहा एज इट इज, जैसे स्पीकर ने जिसने मेरे पास कहा था एज इट इज, हम वो वर्ड किसी अगले पर्सन को बोल रहे हैं कोट करके डबल कोट्स में, यानी कि हम एज इट इज कह रहे हैं उसको, जो डबल कोट्स में यहाँ पे होगा, और हम पढ़ेंगे अभी कैसे उसके तरीका हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर हम डायरेक्टली एज इट इज कह दें, जैसे मैंने कहा था कि मैं, उसमें राम ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं, तो जो मैं बीमार हूं एज इट इज अगर हम कह दूं तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इसमें क्या इनडायरेक्ट, इन इनडायरेक्ट नरेशन द सेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द फर्स्ट स्पीकर इज रिपोर्टेड। इसमें क्या है कि जो पहला स्पीकर था, जो राम था यहाँ पे जिसने कहा, तो उसको हम यहाँ पर जो उसने कोर्ट में जो कहा वर्ड कि मैं बीमार हूं, उस सेंटेंस मैं बीमार हूं, उसको मैंने उसको रेफर करके क्या कहा कि वह बीमार है। मैं की जगह मैंने वह यूज किया, किसको, राम को रेफर करके कहा। सो दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नाउ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे महेंद्र सेज टू मी, डबल कॉमा डबल कोट्स में, आई एम वेल नाउ। महेंद्र सेज टू मी आई एम वेल नाउ, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, क्लियर। अब फ्रेंड्स यहां पे दो पार्ट में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब हम बात करते हैं, तो जब डायरेक्ट सेंटेंस दिया है तो वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड होता है। जैसे यहाँ है महेंद्र सेज टू मी, कॉमा, एक तो कॉमा से पहले, और क्या कहा, मतलब महेंद्र ने मेरे से कहा, क्या कहा, जो कहा वो कथन किसमें लिखा हमने, डबल कोट्स में, दैट इज आई एम वेल नाउ। तो इसमें दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं हम, जिसमें पहला पार्ट तो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला, और सेकंड वन इज पहला वाला है रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, जो पहला पार्ट है दैट इज रिपोर्टिंग पार्ट और सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसमें जो वर्ब यूज होती है, पहले पार्ट में जो वर्ब यूज होती है उसको क्या कह देते हैं हम, रिपोर्टेड वर्ब। जैसे सेज, यहाँ पे सेज यूज हुआ है, सेड भी यूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, से भी यूज हो सकता है, तो कथन के अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो जो ये वर्ब है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। और जब हम सेंटेंस यहाँ पे बोलते हैं डायरेक्टली जो कहा, उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग पार्ट हो गया, सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच, और पहले पार्ट में जो वर्ब है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर, इतना आपको पहले ध्यान रखना है, बाकी हम रूल पढ़ेंगे कैसे चेंज होगा। अब देखो, रिपोर्टेड वर्ब के पर्सन के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं। जैसा ये रिपोर्टेड वर्ब हो गई सेज, रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका पर्सन है, रिपोर्टेड वर्ब ये वाला जो पहले वाला पार्ट है, इसमें जो पर्सन है यानी कि महेंद्र, इसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में जो पर्सन है, जैसे आई, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि महेंद्र की जगह यहाँ आई ना यूज करके वह यूज होगा। ठीक है, सेकंड, रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब बदलते हैं, और इस रिपोर्टेड वर्ब जो ये है, इसको चेक करके वो हम रूल पढ़ेंगे आगे कि अगर ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसकी वर्ब की। क्लियर। नेक्स्ट,
रिपोर्टेड वर्ब के पर्सन तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी कि रिपोर्टेड पर्सन या रिपोर्टेड वर्ब के पर्सन तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो पहला पार्ट है ना, इसके जो पर्सन है जैसे महेंद्र ये हो गया, और इसका जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये टेंस एज इट इज रहेगा और पर्सन भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास हटाकर उसको हम दैट या इफ या क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। यानी कि जब हम ये, जैसे यहाँ सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच का लाइन है, डायरेक्ट स्पीच में ये कहा गया है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये कॉमा भी हटेगा और ये इन्वर्टेड कॉमास भी हट जाएंगे। इनकी जगह इन दोनों, और ये जो दो पार्ट हैं इसको कनेक्ट करेंगे दैट से या इफ से या क्वेश्चन वर्ड से। क्लियर? ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहां पर बताए आपको ना। इसमें आपको और भी एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे पर्सन्स प्रोनाउन जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब एक्टिव पैसिव हमने पढ़े थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव, ये जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? आई और वी को, जिसमें मैं इंक्लूड हूँ, मतलब खुद आई, मैं, और वी के साथ भी मैं होता हूँ, तो वी और आई ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन में यू, ओनली यू, तुम के लिए सेकंड पर्सन यूज होता है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? ही, शी, इट। ठीक है, दे हो गए। नाउ इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में और उसका पोसेसिव, ये पोसेशन फॉर्म यानी कि पोसेशन फॉर्म या पॉजिटिव, ये पोसेसिव फॉर्म, जैसे आई को कहते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट तो आई है, जैसे आई राइट ए लेटर, उसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। जब मैं उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो आई की जगह क्या हो गया? मी, जब मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसके यूज किया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तीसरा ये है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये हो गया पोजेसिव केस। ठीक है, तो पोजेसिव केस हो गया। तो ये तीनों केस आपको मालूम होने चाहिए, जो मैंने एक्टिव पैसिव में भी आपको समझाए थे। होप जिन्होंने एक्टिव पैसिव वाला चैप्टर पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये एक बार इसको देख लेना। ये वाली जो टेबल यहाँ पे मैंने समझाई कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहता है, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंजेस होते हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर टाइम के अकॉर्डिंग में कहूंगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये यूज हुए होंगे, जैसे दिस, दीज, हियर, नाउ, एगो, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, नाउअडेज, दीज डे, जस्ट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, ये अगर डायरेक्ट स्पीच में ये समय के लिए यूज हुआ होगा, समय या प्लेस के लिए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज होता है। जैसे दिस का क्या बन जाएगा? दैट। नॉर्मल भाषा में भी अगर हम बात करें हिंदी में, कि हिंदी की भी बात करूं तो हम क्या कहते हैं? जैसे मैं किसी से पहले मिला, उसने मुझे कहा कि यह मेरी किताब है। ठीक है, तो जब मैं अगले पर्सन को वो बात कहता हूं तो क्या कहता हूं? कि उसने कहा था कि वह मेरी किताब है, तो वह बोलता हूं ना, यह की जगह क्या बोलता हूं? वह। और किसी ने कहा कि मैं यहां रहता हूं, तो जब मैं आगे बात करूं तो क्या होगा? उसने कहा कि वह वहां रहता है, तो यहां का वहां हो जाता है दिस। ठीक है, दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन। उसने कहा कि मैं अभी तक यहाँ रह रहा हूँ, जब मैं बात करूँ तो क्या कहूँ? उसने कहा था कि वह तब तक वहां रह रहा है। ठीक है, तो नाउ का देन हो जाता है, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। सिंपली ये है कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच वो है जो अभी हो रहा है, जैसे राम ने मुझसे कहा, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? कुछ गैप के बाद, या कुछ हो सकता है कुछ समय बाद में किसी अगले पर्सन को बोल रहा हूं, तो वहां समय भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है, और प्लेस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले ने मुझ में जो बात कही राम ने, वो किस जगह कही और कब कही, वो एक अलग चीज है। और जब मैं किसी अगले बंदे को वो चीज सुना रहा हूं, उस समय में टाइम भी चेंज हो गया होगा, प्लेस भी चेंज हो सकता है। दैट्स वाई टाइम और समय के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की चीजें चेंज होती है। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोस, हियर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे। सेम चीज हिंदी में भी आपको समझ में आ गई होगी, मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में भी हम जब बात करते हैं तो बात करने के तरीका
अभी किसी ने मुझे जो बात कही वही बात मैं आगे जाके किसी अगले पर्सन को बोल रहा हूँ, तो समय भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा कि उसने कब कही थी बात, और प्लेस जगह भी चेंज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अगले इंसान को वो बात कन्वे करता हूँ, वो मैसेज कन्वे करता हूँ, ताकि उसको बेहतर ढंग से उसको समझ में आ जाए। मेन मोटो इसका यही है, मेन जो तरीका है, जो मेन कारण है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का, वो यही है, जो डिफरेंस है वो यही है कि मैसेज आपका अगले पर्सन को समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आपने एज इट इज बात बोल दी जो किसी पर्सन ने मेरे को कही थी, तो उसने अपने लिए मैं यूज किया होगा। अगर मैं भी वहां पे यही कह दूं कि राम ने कहा था कि मैं बीमार हूं, तो थर्ड पर्सन को ये नहीं समझ में आएगा, तीसरे पर्सन को, कि मैं ये किसके लिए यूज हो रहा है, राम बीमार है या ये खुद बीमार है। ठीक है, यही एक वो है कि समझ की जो सेंटेंस है वो, या जो मैसेज है वो कन्वे राइट वे में हो सके, यही मेन चीज है, मेन कारण है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस। नहीं तो आप लोग बोलो कि डायरेक्ट स्पीच है क्यों है, इनडायरेक्टली क्यों, हम डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते, डायरेक्ट स्पीच में ही बात क्यों नहीं करते, इनडायरेक्ट स्पीच में ही बात क्यों नहीं करते, तो इसका मेन कारण यही है। हो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नाउ अब मेन रूल स्टार्ट होते हैं कि जो मैंने कहा था कि जो एक डायरेक्ट स्पीच में जो दो पार्ट मैंने बताए थे, पहले पार्ट में हमने क्या कहा था, रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड क्या था, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर स्टार्ट होता है मेन रूल्स कि कैसे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको टेंस, फिर से एक बात कह रहा हूं, टेंस आपके दिमाग में होने चाहिए, जो मैंने 12 पार्ट उसके बताए थे। अगर किस बच्चे को ये 12 के 12 पार्ट जो टेंस के हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके चार चार जो भी पार्ट हैं उसको मिला के टोटल जो 12 जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली आपके माइंड में अगर अभी तक नहीं है, तो पहले उसको एक बार गो थ्रू कर लें, दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्लियर? अगर आपके माइंड में वो 12 के 12 टेंस के जो पार्ट्स हैं वो फिट एकदम आपके फ्रेम बनी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं मालूम है तो उसको बिल्कुल वो रट लें एकदम। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ अब जो रूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। देखो, चेंज इन वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। अब मैं आपको एक शॉर्ट में पहले बता देता हूं, वो ये है, अगर पहले पार्ट में जो कॉमा से पहले पार्ट था, दो पार्ट बताए थे ना मैंने डायरेक्ट स्पीच में, जैसे महेंद्र सेज टू मी, पहला पार्ट, दूसरा क्या, आई एम, क्या था, आई एम वेल, इन्वर्टेड कॉमास में वो दूसरा पार्ट था। जो पहला पार्ट था जिसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब कहा था, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, उसको पहचानते हुए हम सेकंड पार्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये कह रहा है, देखो रूल, यदि रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया, यदि रिपोर्टेड वर्ब की जो क्रिया है प्रेजेंट टेंस में है, कौन सी रिपोर्टेड वर्ब, जो पहला पार्ट है, एक बार ऊपर चलो, रिपोर्टेड वर्ब मीन्स दिस वन, पहला पार्ट, अगर इसकी वर्ब जो ये है, अगर ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, या फ्यूचर टेंस में है, फिर से बता रहा हूं, अगर ये रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट में तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। क्लियर? फिर से, अगर रिपोर्टेड, कहां चली गई वो, इट इज, हाँ हियर नाउ, फिर से बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है जैसे से और सेज, या फ्यूचर में है जैसे विल से या शैल से, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, महेंद्र सेज टू मी आई एम वेल, इसमें ये पहला पार्ट के हम पहचानने की कोशिश करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में रही या फ्यूचर में रही, तो जो रिपोर्टेड, इसको देखते हुए इन्वर्टेड कॉमास की चीज चेंज होती है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो इन्वर्टेड कॉमास में है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो एज इट इज रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पहचानो, पहले यहाँ सेज यूज हुआ है, यानी कि सेज किस में होता है, एस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है ये, तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब
बनाओ इसको। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो टेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉमास तो हटेंगे ना, इन्वर्टेड कॉमास भी हटेंगे। तो क्या रहता है, जैसे मैंने कहा था पहले पार्ट में ना टेंस चेंज होता है, पहले पार्ट का जो पर्सन का नाम है वो भी एज इट इज रहता है। तो कैसे लिखेंगे, महेंद्र का महेंद्र आएगा। और एक चीज और, सेज टू की जगह टेल्स आ जाएगा। सेज टू की जगह क्या आएगा, टेल्स। और अगर से टू है तो टेल आ जाएगा। यानी कि बस ये चेंज होगा, से की जगह क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। और अगर एस लगा है ऊपर तो यहां भी एस लगेगा। वो तो इसके अकॉर्डिंग आया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब थी तो ऐसे आई एस इसमें भी लगेगा, यानी कि से की जगह टेल हो जाएगा। क्लियर। नाउ महेंद्र सेज टू मी, इसमें सेज टू ये दोनों को मिला करके अगर सेज के बाद टू लगा है तो ये दोनों को हटाकर टेल लगा देंगे। तो क्या आएगा, महेंद्र टेल्स मी का मी रहा, मी इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाया, उसके जगह क्या लगा, दैट, जो हमने ऊपर पढ़ा था रूल्स में। अभी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप खुद भी बना लोगे। मैंने अभी ऊपर बताया था कि उसमें ये था डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसकी जगह दैट, इफ या क्वेश्चन मार्क में से कुछ एक लगता है तो यहाँ पर दैट आएगा। ठीक है, वो रूल के अकॉर्डिंग मैं बताता जाऊंगा कब क्या है। नाउ महेंद्र की जगह महेंद्र, सेज टू की जगह टेल्स, मी की जगह मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा इसकी जगह दैट आ गया। अब आई एम वेल, अब सोचो हिंदी में जब हम कहेंगे, मैंने क्या कहा था, ये जो आई है ये महेंद्र के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब अगर मैं यहाँ आई, मैंने क्या, महेंद्र टेल्स मी, महेंद्र ने मुझसे कहा क्या, महेंद्र मुझसे कहता है क्या, आई एम वेल। अब अगर मैं एज इट इज खुद को यहाँ पे रखने की कोशिश करना कि तुम्हारे पास कोई बात कह रहा है और वो बात तुम आगे बोल रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। अब आपको खुद ही सेंस समझ में आ रहा होगा कि महेंद्र टेल्स मी, महेंद्र ने मेरे से कहा क्या, आई एम वेल। अब आपको समझ में आएगा, अगर आई एम वेल मैं बोलूंगा अगले तीसरे पर्सन को तब तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आई जो ये है ये महेंद्र के लिए यूज हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा, दोबारा मैं महेंद्र भी यूज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम वेल की जगह क्या कहूंगा कि महेंद्र ने कहा था, यानी कि वह वेल है, वह सही है, वह ठीक है। अब तो महेंद्र की जगह वह है, तो आई का क्या हो गया, ही, वह का मतलब ही। तो क्या लिखूंगा, महेंद्र टेल्स मी दैट ही इज वेल। अब आई के साथ तो एम होता है, आई के साथ क्या होता है, एम आता है, तो ही के साथ क्या यूज होगा, इज। कैसे पता लगा, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट में था तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। क्यों रहेगा प्रेजेंट में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था ये प्रेजेंट में था। अभी हमने रूल पढ़ा था कि लेफ्ट साइड का जो है अगर ये प्रेजेंट में है तो ये राइट हैंड साइड वाला भी प्रेजेंट ही रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट फ्यूचर में है तो भी राइट हैंड साइड का पार्ट फ्यूचर ही रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट पास्ट में है तो भले ही राइट हैंड साइड का चेंज होगा। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल से टू मी। यहां हम अभी इस वाले रूल की बात कर रहे हैं कि अगर पहला पार्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में रहा तो राइट दूसरा पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहां चेंज हुआ, टेंस नहीं। पहला प्रेजेंट था तो राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट ही रहा यहाँ भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल से टू मी आई गिव हिम अ बुक। सबसे पहले पहचानो ये पहला पार्ट कौन सा टेंस है, से टू मी, से है, तो क्या हुआ, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या क्या, नहीं, इससे आगे विल लगा है, विल से है, विल से यानी कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में है तो भी यही रूल था कि राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो टेंस चेंज नहीं होगा। तो टेंस की किस में, आई गिव हिम अ बुक, गिव यूज हो रहा है यानी पास, तो ये पास में रहेगा, जिसमें भी होगा उसी में रहेगा। ठीक है, नाउ ही विल से टू मी, तो यहाँ का ही, विल का विल, से टू का क्या हो गया, टेल आ गया, मी का मी, यहाँ से टू का क्या हो गया, टेल। यहाँ सेज था, एस था तो टेल्स आया था, यहाँ से है तो टेल आएगा। ठीक है, ही विल टेल मी, कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, दैट। अब फिर से वो मुझे कहेगा क्या, ही विल से टू मी, मुझे कहेगा क्या, कहेगा आई गिव हिम अ बुक। अब आई, फिर से मैंने कहा ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ही के अकॉर्डिंग, तो आई का क्या हो जाएगा, ही गेव हिम अ बुक। बाकी एज इट इज रहा, टेंस चेंज नहीं किया हमने। क्लियर, होप बच्चों आपको समझ में आ गया। दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिए, कौन से, जब रिपोर्टेड वर्ब जो था पहला पार्ट ये प्रेजेंट में था तो राइट हैंड साइड भी टेंस चेंज नहीं हुआ, और जब ये फ्यूचर में था तब भी राइट हैंड साइड का टेंस चेंज नहीं हुआ। बस चेंज क्या हुआ, कॉमास हटाए, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह दैट आया, और जो ये सब्जेक्ट था सेकंड पार्ट का वो हमने पहले पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया। क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अब तीसरा टेंस बचता है। अगर पहला पार्ट प्रेजेंट था तो दूसरा चेंज नहीं हुआ, अगर पहला पार्ट फ्यूचर था तो भी दूसरा पार्ट का
टेंस चेंज हुआ। अब अगर ये ना प्रेजेंट हो ना फ्यूचर हो, अगर इसकी जगह ये पास्ट हो तो कैसे चेंज होगा? अब यदि रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की हो, यानी कि सेड यूज हुआ हो, सेज और विल से की जगह सेड यूज हुआ हो, यानी कि पास्ट यूज हुआ हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेकंड पार्ट है उसका जो टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच के समय बदल जाएगा। और किस तरीके से बदलेगा? निम्न प्रकार से बदलेगा। उसके कुछ रूल है। वो रूल क्या है? वो ये है, हम यहां पढ़ेंगे। नाउ ये उसके रूल है। इसमें ये है, अब ये चेंज चेक करना है। सबसे पहले हमने पहला पार्ट देख लिया कि हाँ ये पास्ट टेंस है, ठीक है। पहला पार्ट ये देख लिया कि ये अगर पास्ट में है, अगर ये पहला पार्ट पास्ट है, पहले वाला पार्ट, तो दूसरे का टेंस चेंज हो जाएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये ना तो प्रेजेंट है ना फ्यूचर है। प्रेजेंट फ्यूचर होता तो इसका सेकंड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन ये पहला पार्ट हमने देख लिया, यहाँ सेड यूज हुआ है, यानी कि जो वर्ब है वो सेड यूज हुई है। इसका मतलब क्या है? ये पास्ट में है। तो पास्ट है तो हमें ये तो कंफर्म है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, the tense of reported speech will be changed surely। ये तो हमें पता है कि इसका टेंस चेंज होगा ही होगा। अब कैसे चेंज होगा उसका रूल आप देख लो। अब अगर तो सेकंड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट की तरह चेंज हो जाएगा रूल। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा उसका, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। यानी कि अब ये तो चेंज पता लगा लिया था हमने कि अगर पहला ये जब पास था तो सेकंड वाला पोर्शन का टेंस तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन कैसे चेंज होगा? सिंपल रूल है। अब ये चेंज चेक करना है, ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है अगर ये प्रेजेंट में है तो उसका पास्ट बना देंगे हम, सिंपल। और एज इट इज रिस्पेक्टिवली, जैसे हमने टेंस पढ़े थे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? फिर से बता रहा हूं, अगर पहला पार्ट पास्ट में था तो ये श्योर है कि सेकंड पार्ट का टेंस चेंज होगा, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर अगर यहां होता लेफ्ट में फर्स्ट पार्ट तो सेकंड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है, पास्ट टेंस में, तो सेकंड पार्ट श्योरली चेंज होगा उसका टेंस। और कैसे चेंज होगा? अब हम इसमें भी चेक करेंगे कि इसका जो भी टेंस है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पूरा का पूरा पास्ट में बन जाएगा, और प्रेजेंट का जोन सा भी पार्ट है वो पास्ट का वही पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है दूसरा पार्ट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा ना। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टेंस क्या है? डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? महेंद्र सेड टू मी आई, ये तो रहा पहला पार्ट, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब। सेकंड पार्ट तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर। महेंद्र सेड टू मी आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर। ये है डायरेक्ट टेंस। इनडायरेक्ट में बनाएंगे सेम, महेंद्र का महेंद्रा, सेड का क्या बन गया? ऊपर सेज था तो टेल हो जाता था, ये सेड पास्ट में है तो टेल का पास्ट क्या होगा? टोल्ड। तो सेड का, सेड टू का क्या बन जाएगा? टोल्ड। मी का मी, ऊपर सेज टू था तो उसकी जगह क्या बना था? टेल्स बना था। से टू था तो टेल बना था। लेकिन यहाँ सेड टू है तो क्या आएगा उसका? टोल्ड बनेगा पास्ट में। मी का मी, कॉमा हटाए, कॉमा की जगह दैट। ये दो चीजें पहले भी आप सीख चुके हो ऊपर, ये वाला और ये दैट, ठीक है। नाउ आई का फिर से बता रहा हूं, आई महेंद्र के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ ही बन जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में तो इधर वाला राइट हैंड साइड में टेंस चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में वो पास्ट में बनेगा। अब पहचानो टेंस, जो 12 टेंस थे उसमें से पार्ट से, उसमें समझो कौन सा था? आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, यानी कि हैव यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये किस में चेंज जाएगा? प्रेजेंट का बस पास्ट बन जाएगा, बाकी पार्ट भी वही आएगा। तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट था तो अब क्या बनेगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैव की जगह हेड लग जाता है, बाकी सेम है। तो क्या आएगा? ही हैड। जस्ट का मैंने क्या बताया था ऊपर? जस्ट का देन आ जाता है। टाइम और प्लेस मैंने कहा था ना चेंज होता है, तो जस्ट का क्या बन जाएगा? देन। तो ही हैड देन पोस्टेड द लेटर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट।
अगर रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस की ही हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये रूल कैसे, ये आपके समझ में आ गया होगा फिर से। अब इसको मैं पूरा का पूरा एक टेबल बना के समझाता हूं। ये है टेबल, यहाँ पे फिर से बता रहा हूं। सब दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट में। पहला पार्ट होगा रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब में सबसे पहले हम पहचानते हैं जो उसकी वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो सेकंड पार्ट में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पहला पार्ट या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर का तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर पहला पार्ट पास्ट में रहा, पहले पार्ट की जो वर्ब है वो पास्ट में रही, तो सेकंड पार्ट का पूरा टेंस कैसे चेंज होगा, वो रूल ये है। ये मैं बात कर रहा हूं जब पहला पार्ट, पहला जो पार्ट है वो पास्ट है, तभी तो सेकंड पार्ट चेंज होगा। तो वो जो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं वो कैसे चेंज होगा, वो ऐसे। अब सेकंड पार्ट का टेंस देखेंगे। अगर तो टेंस प्रेजेंट है पूरा, तो वो पूरा का पूरा पास्ट बन जाएगा। शुरू के चार देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो जो ये चारों चीज है ये एज इट इज कन्वर्ट हो गए। यानी कि इससे समझ में आता है कि अगर पहला पार्ट पास्ट का है तो जो अगला पार्ट है वो भी पूरा का पूरा हमें चेंज करना है। उसमें अगर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो उसके चारों पार्ट एज इट इज पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे उसके पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही रहा, मतलब पहला पार्ट पास्ट में है और सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही रहा, तो कैसे चेंज होगा उस केस में। अब अगर तो प्रेजेंट था तो पूरा पास्ट चेंज हो गया अकॉर्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सेकंड पार्ट भी पास्ट में है तो ऐसे चेंज होगा। रूल क्या है, अगर तो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड पार्ट, तो उसको चेंज कर देंगे परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, जो तीसरा पार्ट है उसका। पहले पार्ट अगर पास्ट का पहला पार्ट है वो, तो पास्ट का पहला पॉइंट है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में अगर वो है तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो लास्ट के दो पार्ट है, अगर वो पास्ट परफेक्ट में है चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, वो पार्ट चेंज ही नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। यानी कि दूसरा पार्ट का लास्ट के दो पार्ट, दूसरे पार्ट का जो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस था, जैसे महेंद्र सेड टू मी, महेंद्र सेड टू मी, जो सेंटेंस था, जैसे यहाँ था महेंद्र सेड टू मी आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर। इस केस में अगर ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो पास्ट है ही, तभी तो सेकंड पार्ट चेंज हो रहा है। तो अगर सेकंड पार्ट भी पास्ट में है, तो अगर तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये बन जाएगा तीसरा पार्ट इसका पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसके चौथा, उसके नीचे वाला लास्ट वाला, यानी कि लास्ट पार्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट के तीसरे और चौथे पार्ट में से यहां पर दिया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट दिया है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले वो टेबल पे आ जाओ वापस। समझ में आ गया? होप आपको समझ में आ गया। अगर सेकंड पार्ट प्रेजेंट में रहा तो एज इट इज पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सेकंड पार्ट भी पास्ट में रहा तो कैसे चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर है तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक, दोनों टेंस की मैंने बात कर दी। सेकंड पार्ट अगर पास्ट में है, वो प्रेजेंट में है, वो भी मैंने समझा दिया है, वो पूरा का पूरा पास्ट चेंज हो जाए, पास्ट में बदल जाएगा। और अगर सेकंड पोर्शन यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, उसका भी मैंने रूल बता दिया कि पास्ट में केवल शुरू के दो ही चेंज होते हैं, इंडेफिनिट का परफेक्ट बनता है, कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एज इट इज रहते हैं। ठीक है, अब रहा अगर ये वाला पार्ट फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट फ्यूचर में रहा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। विल का वुड बन जाएगा, शैल का शुड बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा, मे का माइट बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होगा। तो ये मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, तीनों टेंस से रिलेटेड बता दिया
कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस यूज हो रहा हो वर्ब में, तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड जो स्पीच का पार्ट है उसके सारे जो टेंस हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के रूल मैंने बता दिए। अगर प्रेजेंट में है तो पूरा का पूरा पास्ट में चेंज हो जाएगा, सारे एज इट इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, चारों बता दिए। अगर ये पास्ट में है, पास्ट का शुरू का पास्ट इंडेफिनिट है, उसका पास्ट परफेक्ट बनता है। पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है। और अगर पास्ट के लास्ट के जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही ये खुद दिया हुआ है, तो वो एज इट इज रहेंगे। इसके अलावा अगर ये फ्यूचर में दिया हुआ है तो उसका रूल क्या है, विल का वुड हो जाएगा, अगर कैन से बना है तो कैन का कुड हो जाएगा, अगर शेल से बना है तो शेल का शुड हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होगा। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, क्योंकि आप पहली बार अगर जो पढ़ रहा होगा उसको तो भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को एक दो बार सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये दिया हुआ है पास्ट का एग्जांपल। राम सेड टू मी आई वॉज लेट यस्टरडे। अब देखो फिर से पहला पार्ट, सबसे पहले तो हम तरीका ये है, सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को पहचानो क्या है। तो पहला पार्ट पहले देखा, ये पास्ट में। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर रहता तब तो सेकंड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता, वो तो हम पढ़ चुके। तो यहाँ देखा, यहाँ पास्ट है। सबसे पहले देखने का तरीका यही है। तो ये देखा, ये पास्ट में है, पहला पास्ट में है, इसका मतलब सेकंड पार्ट चेंज होगा। किस हिसाब से होगा, जैसे उसका सेंटेंस है उस हिसाब उसका टेंस पहले पहचानेंगे। अब सेकंड पार्ट का टेंस देखो क्या है, पहचानो। तो क्या दिया, आई वॉज लेट यस्टरडे। वॉज वर्ब किस में यूज होता है, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैड बीन। ठीक है, ये देखो हैड बीन लगा है नीचे। तो ये कैसे चेंज करेंगे, राम का राम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, सेड टू का मैंने बताया टोल्ड बनता है, मी का मी रहा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा। आई को मैंने कहा राम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो राम आई की जगह क्या आ जाएगा, राम के लिए ही यूज हो जाएगा। और वॉज क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, तो कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या था, हैड बीन, तो क्या आएगा, ही हैड बीन लेट। और क्या आया, यस्टरडे का हमने ऊपर पढ़ा था, क्या आएगा, द डे बिफोर आएगा या द प्रीवियस डे। यस्टरडे का ये देखो, ये लिस्ट बनाई थी मैंने जो पढ़ाई थी आपको पहले ऊपर, ये सारी टाइम। तो यस्टरडे की जगह क्या आया, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। आगे समझ में हो, आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, ये आप मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट, हाँ, यदि रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि अब हम पास्ट टेंस का ही चल रहे हैं, अगर पहले वाला पार्ट पास्ट में है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या रहा है, या तो यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा हो, या कोई इडियम्स या सेइंग, कोई प्रोवर्ब यूज हो रही हो, या हिस्टोरिकल इवेंट या साइंटिफिक फैक्ट, इनमें से कोई यूज हो रहा हो जो फिक्स है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सबको मालूम है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, या कोई कहावत बोली गई उसमें, या साइंटिफिक फैक्ट कोई बताया गया है, तो वो चेंज नहीं होंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। जैसे एग्जांपल, राम सेड टू मी, जबकि यहाँ पे क्या था, पहला पार्ट पास्ट में था, तो हम क्या करते थे, सेकंड वाला पार्ट टेंस चेंज होता था ना। लेकिन यहाँ क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब से उगता है। वो तो क्या है, अटर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सूरज पूरब से ही उगता है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, राम सेड टू की जगह टोल्ड आया, लेफ्ट हैंड वाला बस चेंज करेंगे, राइट का एज इट इज रहेगा। तो क्या लिखेंगे, राम का राम, सेड टू का रूल लगाओ टोल्ड, मी की जगह मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा, उसके बाद सेम, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरीके का भी आता है। नेक्स्ट, ही सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो क्या है, ही सेड का ही सेड ही रहा। अब एक चीज और, जब तक यहाँ पे टू ना लगे पीछे, सेड टू, सेज टू, तभी यहाँ टोल्ड और टेल्स आएगा। अगर इसके पीछे कुछ नहीं आया, ओनली सेट पे खत्म हो रहा है या ही सेज पे खत्म हो रहा है, तो सेज का सेज ही रहेगा, से का से रहेगा, जब तक टू ना लगाओ, मतलब किसी को कहा ना हो, सेड टू मी, सेड टू हिम, सेज टू हिम, सेज टू हिम, जब तक टू, यानी कि टी से पहचाना, ऊपर टू लगा तो नीचे भी टी वाला ही आएगा, यानी कि सेड टू आया तो टोल्ड आया, से टू आया तो सेज आएगा, टेल्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ही सेड आया, जैसे यहाँ था ही सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ही सेड टू नहीं आएगा,
ही सेड है, ही सेड टू नहीं लिखा है। अगर सेड टू होता तो नीचे टोल्ड आता, लेकिन यहाँ क्या है, ही सेड, तो सेड का एज इट इज सेड रहेगा। ही से है तो से ही आता है, ही से सेज है तो ही सेज आएगा, या दे से है तो दे से ही आएगा नीचे भी। तो यहाँ भी एज, ये तो और भी इजी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यानी क्या है, ये रूल भी है, ये ध्यान रखना कि कब सेज से टेल्स आएगा, सेज टू का सेज का सेज ही रहेगा। फिर से बता रहा हूं, सेज का सेज रहेगा, से का से रहेगा, सेड का सेड रहेगा, और अगर सेज टू है तो उसका टेल्स बनेगा, अगर से टू है तो उसका टेल आएगा, सेड टू है तो टोल्ड आएगा। यानी कि अगर टू लगा पीछे तभी नीचे टोल या टेल या टोल्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ टू नहीं लगा है तो सेड का सेड ही रहेगा। तो ही सेड कॉमा हटाया दैट बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सबको मालूम है, ये ट्रूथ है, तो यही रहेगा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो सेकंड पार्ट है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही हो, डू डज ही हेल्पिंग वर्ब कौन सी होते हैं, ही शी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज एम आर वॉज वर, ये सारी, या डू डज, हेल्प सेकंड पार्ट अगर इससे स्टार्ट हो रहा हो, उस केस में जो पहले पार्ट का जो ये से टू और विल से है, ये भी चेंज होता है। तो कैसे होगा, सेज टू के जगह हम नॉर्मली क्या लिखते थे, सेज टू की जगह ध्यान रखो जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेज टू की जगह क्या था, टेल्स था ना, से टू की जगह क्या था, टेल, सेड टू की जगह टोल्ड। बट इस केस में अगर सेकंड पार्ट, लेकिन उस केस में सेकंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जो सेकंड पार्ट है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा हो, इसका मतलब कुछ पूछ रहा है उससे, उस केस में सेज टू का क्या आ जाएगा, आस्क, से टू का आस्क, विल शेल से टू का विल शेल आस्क, और सेड टू का आस्क्ड सेकंड फॉर्म। यानी कि आस्क पूछने, यानी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, उसमें कुछ पूछा जा रहा है, इसीलिए पार्ट पहचान के ही हम यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये यहाँ पे, राम सेड टू मी डू यू वॉक ऑन फुट। अब देखो डू से शुरू हुआ रिपोर्टेड स्पीच, डू यू, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी क्वेश्चन मार्क है, तो इस केस में क्या होगा, जो यानी पूछ रहा है कुछ हो, तो सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी। दूसरी चीज, दूसरा इसमें रूल था, वहां दैट आया था, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क से शुरुआत है तो इफ से शुरू होगा या वेदर लगेगा, दैट नहीं लगेगा। तो क्या आया, इफ, दैट की जगह क्या आएगा, इफ, ये लिखा है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिव किससे, इफ या वेदर से लगाएंगे, ना कि दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब जब क्वेश्चन मार्क से शुरुआत है तो उसमें दैट नहीं आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, ठीक है। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं था, क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट नहीं है, यानी उसमें कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो दैट आया था। अगर उसमें कुछ पूछा जा रहा है तो यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की जगह तो दैट नहीं आएगा, उसकी जगह इफ आएगा या वेदर आएगा, और सेड की जगह आस्क्ड आएगा। तो क्या है, राम आस्क्ड मी, ये हटा के दैट की जगह इफ। अब फिर से, डू यू वॉक ऑन फुट, डू यू वॉक ऑन फुट, तो राम किसको पूछ रहा था, मेरे से पूछा, राम सेड टू मी डू यू, तो यू, राम ने यू बोला, यू यानी किसके लिए यूज हो रहा था, मेरे लिए, मेरे से कहा ना, तो मैं यू की जगह क्या बोलूंगा, आई, और वॉक की जगह क्या हो जाएगा, अब देखो ये डू यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसका क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, वॉक का सेकंड फॉर्म वॉकड, आई वॉकड ऑन फुट। बच्चों में बार बार फिर से एक बार बता रहा हूं, जब तक टेंस के 12 पार्ट आपको बिल्कुल क्लियरली माइंड में नहीं हो, तो आप बिल्कुल नहीं इसको सॉल्व कर सकते। और जिस बच्चे के माइंड में ये 12 जो पार्ट्स हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सारे पार्ट मिला के जो 12 है, अगर आपको रूल्स उसके मालूम है तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, हरी सेड टू मी कैन आई सी योर पेंसिल। फिर से पहला देखो, यहाँ पहले तो ये है कि सेड यूज हुआ, एक एक फिल्टर करके जाना है क्वेश्चन को सीक्वेंस से, यानी कि पास्ट यूज हुआ है। प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो अगले का टेंस ही नहीं चेंज होता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट की ना ही प्रेजेंट है ना पास्ट है, वो प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, बल्कि क्या है, पास्ट है, यानी कि सेकंड पार्ट का टेंस जरूर चेंज होगा। दूसरा, सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है, यस क्वेश्चन मार्क से, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो दैट यूज होता है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन मार्क से है तो यानी कि दैट की जगह या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, और सेड की जगह, सेड टू की जगह अब टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा, कुछ पूछ रहा है, ये रूल है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। फिर से, हरी आस्क्ड मी, अब क्या आएगा, इफ नहीं आया, यहाँ क्या आया, कैन यूज हुआ है ना यहाँ पे, कैन आई सी योर पेंसिल, तो क्या आएगा, वेदर, वेदर, आई की जगह क्या आएगा, ही, किसने, हरी ने बोला ना अपने, ये आई हरी के लिए यूज हो रहा था, तो क्या आएगा, ही
और कैन का मैंने क्या बताया, क्या बनता है, कुड। ही कुड सी माई पेंसिल, ही कुड सी माई पेंसिल। यहां देखो आई यूज हुआ है हरि के लिए। हरि ने कहा था, इसको ना पूरा ये समझो कि किसी ने तुम्हारे पास बात कही और तुम किसी तीसरे बंदे को कह रहे हैं, तो पहले हिंदी में उसको समझने की कोशिश करो कि तुम कैसे बात करते। यहां से आपको समझ में आ जाएगा। हरि सेड टू मी, हरि ने मेरे को कहा, कैन आई सी योर पेंसिल, कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल देख सकता हूं। तो यानी कि आई किसके लिए यूज हुआ, कैन आई, यानी कि हरि ने आई अपने लिए यूज किया। योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल, तुम्हारी किसके लिए, मेरे लिए यूज हुआ है। यानी कि अगले सेंटेंस में जब मैं इनडायरेक्ट बोलूंगा तो आई को मैं हरि के हिसाब से चेंज करूंगा और योर तुम्हारे की जगह अपने हिसाब से। तो यानी कि आई की जगह क्या आया, ही कुड सी, योर की जगह माई पेंसिल। क्लियर। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि तो क्या, तो चेंज कैसे हुआ, सेज टू का अभी प्रेजेंट में तो क्या है, आस्क आएगा। ऊपर तो पास्ट की बात की मैंने, सेज से टू है तो आस्क आएगा, और आस्क आएगा, ओनली आस्क्ड नहीं आएगा, ठीक है। सेड टू है, आस्क्ड, ये तो अभी ऊपर ही हमने पढ़ लिया। एग्जांपल, राम सेड टू मी। हाँ, अगर क्वेश्चन मार्क्स है तो कैसे करेंगे, अब देखो, अभी ऊपर तो हेल्पिंग वर्ब से था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत नहीं हो रहा था, अब क्या वाई से क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे, राम सेड टू मी वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, क्वेश्चन मार्क ही है लेकिन वाई व्हाट ऐसे से शुरुआत हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब से। तो कैसे लिखोगे, राम, यहाँ भी क्वेश्चन है तो क्या आएगा, आस्क्ड मी, अब क्या आएगा, वाई। अभी एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ और वेदर लगा था दैट की जगह, लेकिन अगर वाई ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है, वाई आ रहा है, हु आ रहा है, व्हाट आ रहा है, तो वो एज इट इज आएगा नीचे। तो क्या आएगा, ये तो और भी इजी है, फिर कुछ चेंज ही नहीं करना है, तो वाई की जगह वाई आया, और इसको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। आर क्या है, इज एम आर, वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसी जगह क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, वाई आर यू था ना, तो ये ऐसे आएगा, वाई सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वाई यू पहले आएगा, आर बाद में जाएगा, लेकिन यू किसके लिए यूज हो रहा है यार, मेरे लिए। राम ने मुझसे कहा ना यू, तो यानी कि आई, और आई अब क्या है, प्रेजेंट था ऊपर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या बनूंगा, आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। राम ने मुझसे कहा वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, तो मैं क्या बोलूंगा, राम आस्क्ड मी वाई, मैं अपने लिए की, मेरे लिए कहा ना, सो वाई मतलब मैं क्यों वर्क हार्ड नहीं कर रहा हूं, तो आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू हर, अब क्या है, उसने लड़की से कहा, ही आस्क्ड हर, क्या, व्हाट, फिर मैंने कहा वाई, व्हाट, वाई ये आएगा तो वो एज इट इज रहेगा दैट की जगह, व्हाट। अब क्या आएगा, व्हाट, अब पहले सब्जेक्ट आएगा यानी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ यू, क्या राम ने उस लड़की से कहा, यू लड़की के लिए यूज रहा था ना यू, तो लड़की का क्या है, यू की जगह शी। अब फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो शी वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट शी वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट शी वॉज लुकिंग फॉर। क्लियर। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमने जो पढ़े, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य निम्न में से अगर किसी प्रकार से प्रारंभ हो रहा हो, या तो फर्स्ट फॉर्म से, या डू नॉट से, या प्लीज, या काइंडली से, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के उसका जो भाव है, इमोशंस है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे मैंने ऊपर कहा कि यहां चेक किया था मैंने, यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो मैंने आस्क यानी कि कुछ पूछ रहा है तो आस्क लगा था। सिमिलरली यहाँ आपको देखना है वेदर ऑर्डर यूज, ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, ये सारी चीजें हमने अगर ध्यान होगा आपको एक्टिव पैसिव में भी पढ़े थे, इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम उस जो सेंटेंस है उसका भाव समझ के हम समझ जाएंगे कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर यूज करेंगे, कमांड दे रहा है तो कमांडेड यूज करेंगे, रिक्वेस्ट दे रहा है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस की जगह, सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड यूज करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्या है ये देखो, ये एग्जाम्पल, राम सेड टू मी डू नॉट रन ऑन द रोड, राम सेड टू मी डू नॉट रन ऑन द रोड, यानी कि राम ने क्या कहा, हम मुझे रोड पे चलने से मना कर रहा है वो, ठीक है, रोड पे दौड़ने से मना कर रहा है, तो यानी कि फॉर, इसके लिए फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, मना करने का ये इसका मतलब है मना किया, तो क्या यूज हुआ, राम फॉरवर्ड मी क्या, ऐसे में जब ये इस तरीके की क्वेश्चन मार्क कोई ऑर्डर हो रहा हो, कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, एडवाइस कर रहा हो, तो उसका टू का यूज होगा, तो क्या आएगा, दैट की जगह टू आएगा, तो क्या आएगा, राम फॉरवर्ड मी टू रन ऑन द रोड, टू रन ऑन द रोड। अब देखो यहाँ मना किया रोड पर दौड़ने से, तो यहां नॉट मैंने दोबारा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसकी जगह फॉरवर्ड यूज हो गया, मना करना, ठीक है। नेक्स्ट,
द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइज, यानी कि टीचर ने मुझसे कहा कि डू नॉट मेक अ नॉइज, की आवाज मत करो, शोर मत मचाओ, शोर मत करो। तो क्या कहा, यानी कि क्या कर रहा है टीचर, ऑर्डर दे रहा है बच्चों को। तो क्या, यानी कि मुझे ऑर्डर दे रहा है, तो क्या कहूंगा मैं, द टीचर ऑर्डर्ड मी, सेड टू की जगह क्या, ऑर्डर्ड मी, डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट टू, मैंने कहा था ना टू लगता है, तो डू तो हट गया, उसके लिए क्या आएगा, नॉट टू। ऊपर नॉट इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि नॉट का मीनिंग फॉरवर्ड में आ गया था, यहां लेकिन नॉट आएगा, डू नॉट मेक अ नॉइज, इसके लिए क्या आएगा, नॉट टू मेक अ नॉइज। नॉट और मेक के बीच में टू लगा देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज। सेकंड, थर्ड, पुष्पा सेड टू मी लिसन टू मी, यानी पुष्पा क्या करी, कुछ पूछ रही है मेरे से, लिसन टू मी, तो क्या बताऊंगा मैं, पुष्पा आस्क्ड मी, यहां तक तो सेम है, आस्क्ड लग गया, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है, ये हटा के क्या लगा, टू लिसन टू हर, मी का पुष्पा ने अपने लिए यूज हुआ है, तो मी की जगह पुष्पा की जगह क्या आ जाएगा, हर, टू लिसन टू हर, यानी कि पुष्पा ने मुझसे कहा कि मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, प्रवीण सेड टू देम प्लीज कीप क्वाइट, यानी कि प्रवीण ने क्या कहा, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज, प्लीज लगा रहा है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कीप क्वाइट, तो क्या यूज होगा, प्रवीण रिक्वेस्टेड, किसको, देम, प्रवीण रिक्वेस्टेड देम, फिर से टू आएगा, प्लीज का हटा के टू कीप क्वाइट, यानी कि डू यूज हो रहा है, लिसन यूज हो रहा है, ये डू यूज हो रहा है, प्लीज यूज हो रहा है, इसकी जगह तो हमने रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड आ गया, तो उसको हटा के सीधा क्या लगाएंगे, दैट की जगह टू, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट, राम सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, यानी कि राम ने टीचर को कहा, और क्या कह के, सर कह के, तो यानी कि राम ने सर को कुछ कह के कहा, तो क्या कैसे कैसे बनेगा, राम पहले तो रिक्वेस्ट की, राम रिक्वेस्टेड द टीचर, लेकिन क्या, रिस्पेक्टफुली, सर की जगह क्या है, रिस्पेक्टफुली, उसके बाद मैंने कहा दैट की जगह टू लगेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के, टू मार्क मी की जगह क्या, राम के लिए मी यूज हुआ, तो हिम, टू मार्क हिम प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट, यदि लेट से शुरू हो रहा हो, लेटस, अगर लेटस से शुरू हो रहा हो तो ऐसे वर्ड को कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट इसमें बदलते समय रिपोर्टेड वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि लेटस प्रपोज कर रहा है कोई चीज, और कनेक्टिविटी में दैट लगाकर क्या करते हैं, दे शुड या वुड का चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेटस की जगह दे शुड या वी शुड यूज करते हैं। तो क्या, राम सेड टू मी लेट्स गो देयर, तो क्या बोलेंगे, राम प्रपोज्ड मी, लेटस यूज हुआ ना, लेट्स है ना, लेट्स, तो क्या हुआ, प्रपोज मी, राम प्रपोज मी, क्या, फिर दैट लगा, और उसके बाद लेट्स की जगह क्या लिखा, वी शुड गो देयर, यहां लिखा है ना, लेटस की जगह या तो दे शुड आएगा या वी शुड आएगा, तो क्या लिखेंगे, राम प्रपोज्ड मी, पहले तो प्रपोज्ड आया क्योंकि लेटस यूज हुआ है, तो राम प्रपोज मी, क्या, दैट, क्या, वी शुड गो देयर, लेट्स की जगह क्या यूज हुआ, वी शुड गो देयर। नेक्स्ट, हरी सेड टू राम लेट्स स्टॉप द वॉक, हरी ने राम को कहा कि चलो वर्क को रोको, तो क्या लिखेंगे, रोकते हैं, तो क्या हुआ, हरी फिर से सजेस्ट कर रहा है, इसमें सजेस्टेड राम, हरी ने राम को सजेस्ट किया, क्या, लेटस की जगह फिर से क्या आएगा, वी शुड या दे शुड, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, दे, उनको काम रोक लेना चाहिए, तो दे शुड, बाकी सेम, स्टॉप द वर्क, लेटस की जगह क्या यूज हुआ, दे शुड, ऊपर लेटस की जगह क्या यूज हुआ था, वी शुड, क्योंकि उसमें खुद मैं भी था इसलिए वी आया, यहाँ राम और हरी है तो इसलिए दे आया। बात समझ में आई, लेटस में अगर राम ने मेरे से कहा तो लेटस हटा करके वी शुड आएगा, वी मतलब हम, मैं भी उसमें हूं, और अगर राम ने किसी ने किसी और को कहा, वही बात हम बोल रहे हैं, तो लेटस की जगह दे शुड आएगा, ना कि वी शुड। ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी लेट हिम डू हिज वर्क, या लेटस नहीं है, लेट हिम, दूसरे की बात हो रही है, लेट हिम डू हिज वर्क, उसने मेरे से कहा कि उसको काम करने दो, तो क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या, फिर से टू लग गया, पहले इस ऐसे में टू लगता है, टू, बाकी एज इट इज है, लेट हिम डू हिज वर्क, यहां मेरे लेटस अस नहीं है, अगर अस आता है तो उसमें दे शुड और वी शुड आएगा, लेकिन यहाँ लेट हिम है, किसी और की बात हो रही है, उसमें केवल टू आएगा और बाकी एज इट इज है, टू बीच में लग जाएगा, बाकी एज इट इज, टू लेट हिम डू हिज वर्क। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये भी आपने पढ़े हैं एक्टिव पैसिव में, इसमें भी भाव या इमोशन के अकॉर्डिंग ही हम यूज करते हैं, जैसे हुर्रे, खुशी हो रही है, तो क्या उसकी जगह क्या यूज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस या डिलाइट या प्लेजर, खुशी हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऐसे यूज करेंगे। अगर शोक की कोई बात है, लस, तो क्या लिखेंगे उसमें, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या रिग्रेट या ग्रीफ। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस पढ़ेंगे। अब क्या,
राम सेड हुर्रे आई हैव स्कोर्ड 2 goals। तो क्या लिखेगा? राम खुश है तो क्या है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और क्या? आई हैव स्कोर्ड गुड, आई हैव स्कोर्ड 2 goal। आई किसके लिए? राम के लिए। तो आई की जगह क्या आएगा? ही हैव। अब फिर से ये प्रेजेंट, सॉरी पास्ट में, तो इधर का टेंस चेंज होगा। ये हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव स्कोर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड स्कोर्ड 2 goals, बाकी एज इट इज। नेक्स्ट, हरी सेड अलास राम इज डेड, यानी कि सौरो वाली बात है, दुख वाली बात है, तो क्या लिखेगा? हरी एक्सक्लेम्ड विद सौरो, दुख के साथ कहा, एक्सप्लेन किया क्या? दैट क्या? राम इज डेड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चलेगा? उस प्रेजेंट इज का क्या है? वाज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट में बदलेगा, इज का चल रहा है वाज, तो राम वाज डेड। प्रेजेंट में था ना तो पास्ट बन गया, इज का वाज वर, तो क्या है? राम वाज डेड। नेक्स्ट, ही सेड अलास आई एम अनडन, फिर से दुख की बात है तो क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्या? दैट। आई किसके लिए? ही के लिए, तो क्या आएगा? ही आई एम, प्रेजेंट इन प्रेजेंट में है ना, आई एम अनडन, इज एम आर हो रहा है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज वर, तो ही वॉज अनडन। क्लियर? अब शाबाशी दे रहा है अगर कोई ब्रेवो तो क्या होगा? ही सेज ब्रेवो वेल प्लेड रवि, तो क्या लिखोगे? राम अपलॉडेड रवि, इसमें ब्रेवो की जगह क्या है? अपलॉडेड, मतलब उसको शाबाशी दी, ब्रेवो की जगह अपलॉडेड यूज होगा। दुख हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और ब्रेवो वगैरह है, शाबाशी दे रहा है तो उसकी जगह अपलॉडेड आएगा, तो क्या आएगा? राम अपलॉडेड किसको? रवि को। इसमें रवि भी है ना, रवि इधर है। राम अपलॉडेड रवि, और क्या कहते हुए? सेइंग दैट, ये यूज करना गया, ही अपलॉडेड सेइंग दैट, ये एक साथ आएगा तो कैसे आएगा? राम अपलॉडेड रवि। पहले तो राम ने, राम सेज ब्रेवो वेल प्लेड रवि, राम ने कहा ब्रेवो बहुत बढ़िया खेला रवि, तो क्या कैसे बताओगे? राम अपलॉडेड रवि, राम ने रवि को शाबाशी दी, क्या कहते हुए? कहते हुए, सेइंग दैट, ये आपको लिखना है, अपलॉडेड और सेइंग दैट यूज होगा इसमें। राम अपलॉडेड रवि सेइंग दैट, क्या कहते हुए? कि रवि ने अच्छा खेला, तो क्या लिखा? ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान रखें, इसमें बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है? अपलॉडेड और सेइंग दैट अपनी तरफ से लगाना है। राम अपलॉडेड, शाबाशी दी किसको? रवि को, क्या कहते हुए? सेइंग दैट, कहते हुए, यानी कि सेइंग दैट ही प्लेड वेल। नेक्स्ट, हरी सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो क्या लिखोगे? हरी फिर से अपलॉडेड हिम, ठीक है, क्या कहते हो? सेइंग दैट, फिर से यहां भी सेइंग दैट, क्या? ही हैव की जगह क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड डन वेल। क्लियर? नेक्स्ट, फिर से अगर ऐसे रहा, राम सेड व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज, व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज, तो क्या हुआ? व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज, यानी कि सरप्राइज हुआ है वो। अगर कुछ सरप्राइज, अगर हाउ या व्हाट से यूज हुआ तो उसमें सरप्राइज या वंडर यूज होगा। तो क्या करें? राम सेड व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज, यानी कि वो सरप्राइज है, वाओ, मतलब व्हाट अ गुड प्लेयर ही इज, तो क्या आएगा? राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या तो राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट क्या? ही वॉज अ गुड प्लेयर। ही, इसका क्या हुआ? वॉज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट क्या है? इज एम आर क्या बनेगा? वॉज वर, तो ही वॉज अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट, हरी सेड टू हर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फिर से सेम, हरी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हरी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट क्या? फ्लावर के लिए क्या हुआ? इट, तो क्या लिखोगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या आएगा? इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट, अब सेम इसमें मे का ये ध्यान रखना, मे का माइट हो जाएगा, ठीक है, मे का माइट होगा, जैसे यहां माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या आएगा? माई मदर क्या किया उसने? विश किया ना मुझे, तो क्या लिया? माई मदर विश्ड मी। इसमें मैक्सिमम बच्चों सेंटेंस का सेंस समझ के आपको समझ में आना है कि विश कर रहा है या दुख की बात है या खुशी की बात है, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर विश कर रहा है तो क्या लिखेंगे? माई मदर विश्ड मी दैट क्या? यू किसकी जगह यूज हुआ? मेरे लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? आई, मे का क्या बताया था मैंने ऊपर? माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, या इसको ये भी बता सकते हैं, माई मदर ब्लेस्ड मी, विश्ड मी और ब्लेस्ड मी एक ही बात है, विद लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट,
ही शी सेड, फिर से शी सेड मे यू गो टू हेल, शी सेड मे यू गो टू हेल, तो क्या कर रहा है, कर्स दे रही है, श्राप दे रही है ना, तो क्या हुआ, शी कर्स दैट, क्या ही की जगह यू, यानी कि यू किसी और को, तो यानी कि यू की जगह ही आएगा, ही, मे की जगह माइट, ही माइट गो टू हेल। क्लियर? नेक्स्ट, अगर गुड मॉर्निंग कह रहा हो, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, का क्या बनोगे, विश कर रहा है तो ही विश्ड मी क्या, गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी हेलो वेयर आर यू गोइंग, तो क्या बताओगे, हेलो ग्रीट किया ना उसने, तो क्या बनोगे, ही ग्रीटेड मी, हेलो बोला ना उसने तो उसकी जगह ग्रीटेड, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, उसने ग्रीट भी किया और पूछा भी, उसने कहा ना ही सेड मी हेलो, पहले तो ग्रीट किया हेलो, उसको आई वेयर आर यू गोइंग, फिर पूछा, तो क्या बताओगे, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, क्या पूछा, वेयर, यहां था, ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, तो यहाँ वेयर आई वॉज गोइंग, बस यहाँ इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी टेंस चेंज कर दो, वेयर आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट, ही सेड टू मी फ्रेंड्स वेयर आर यू गोइंग, यानी कि मुझे कुछ कहते हुए उसने कहा, तो क्या बनूंगा, एड्रेस करते हुए, फ्रेंड्स बोला ना, तो क्या बनूंगा मैं, ही एड्रेस्ड मी एज ए फ्रेंड, अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर सर था ना तो उसने सर कहते हुए रिस्पेक्टफुल याद है, लेकिन फ्रेंड बताते हुए तो एड्रेस कर रहा है, तो क्या बताओगे, ही एड्रेस्ड मी, क्या कहते हुए, एज ए फ्रेंड, और साथ में क्या कहा, एंड आस्क्ड, और पूछा, ऊपर तो क्या था, जैसे यहाँ था ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, यानी उसने हेलो कहा नॉर्मली तो ग्रीटेड आएगा, ही ग्रीटेड मी और उसके बाद आस्क्ड, पूछा, यहाँ क्या है, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताते हुए एड्रेस करते हुए तो क्या लिखोगे, ही एड्रेस्ड मी एज ए फ्रेंड, उसके बाद एंड आस्क्ड और पूछा, वेयर आर यू गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वेयर, मेरे को पूछा आई, तो यू का मेरे लिए यूज हो रहा है यू, तो यू की जगह आई, वेयर आई वॉज गोइंग, प्रेजेंट का क्या बनेगा, पास्ट बन गया, प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड राम वेयर आर यू गोइंग, तो या तो सिंपल है, राम से पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, ही आस्क्ड राम, देखो ऊपर और इसमें फर्क क्या है, ऊपर पहले फ्रेंड बोला उसने तो एड्रेस मी एज ए फ्रेंड बताना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट राम बोला, तो क्या लिखोगे, ही आस्क्ड राम, ऊपर पहले एड्रेस किया उसने फ्रेंड, फिर बताया कुछ पूछा, तो क्या बताया, ही एड्रेस मी एज ए फ्रेंड, उसके बाद एंड आस्क्ड, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है, ही आस्क्ड राम, क्या, वेयर, उसके बाद आर यू गोइंग का क्या बनेगा, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या बनेगा, पास्ट, यू, राम, राम से पूछा उसने तो यू किसकी जगह यूज हुआ, राम की जगह, तो क्या बोलोगे, ही, राम के लिए ही, आर की जगह वॉज आया, ही वॉज गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। क्लियर? सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया होगा, आज हमने डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा, और एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो इसकी समरी थी उस समरी के अकॉर्डिंग एक बार फिर से बता देता हूं आपको बहुत शॉर्ट वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आता है एग्जामिनेशन में, एसएससी हो, जैसे मैंने पहले बताया, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो फिर से एक बार समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, पहले को क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड का रिपोर्टेड स्पीच। फिर आपको सब क्या चेक करना है कि टेंस कैसे चेंज होगा, उसके लिए आपको पहले पार्ट का जो था ना रिपोर्टेड वर्ब, उसकी वर्ब पहचाननी है, अगर वो प्रेजेंट में हो या पहले वाला पार्ट में प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो सेकंड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच उसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये एक रूल ये है। फिर अगर पहला पार्ट पास्ट में है तभी सेकंड पार्ट का टेंस चेंज होगा, तो अब पहले पार्ट का पहले सबसे पहले वर्ब ही चेक करनी है आपको, तो प्रेजेंट में है फ्यूचर में है तो सेकंड पार्ट का टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर पहले पार्ट का अगर वर्ब यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का जो पहला पार्ट वाला है, अगर पहला पार्ट का जो वर्ब है उस सेज टू या विल टू की जगह ना करके क्या है, सेड टू है या सेड है, यानी कि पास्ट में है। अगर पहला पार्ट का वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पार्ट का टेंस पूरा जो है चेंज होगा रूल के अकॉर्डिंग। अब किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये देख लिया आपने कि पहला पार्ट पास्ट में है तो यानी कि दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा उसका भी रूल है, अगर तो दूसरा पार्ट पूरा का पूरा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का किसी भी पार्ट में हो वो एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाएगा, और किसी भी पार्ट में दिया हो इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि एज इट इज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के उस पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये पर तो रहा तब अगर सेकंड पार्ट प्रेजेंट में है, अगर सेकंड पार्ट प्रेजेंट में ना होकर के पास्ट में ही है, सेकंड भी पहला तो पास्ट है ही है तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही है, तो पास्ट में दो ही चीजें चेंज होगी, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा,
अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन अगर पास्ट के भी लास्ट के दो पार्ट में से है, या तो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है। अब रही बात, ये प्रेजेंट भी बता दिया मैंने, पास्ट का भी बता दिया। अब रही बात अगर फ्यूचर में है, यानी कि विल शेल कुछ यूज हो रहा है उसमें, तो विल की जगह वुड हो जाएगा सब में, और शेल की जगह शुड हो जाएगा। और अगर इसमें कहीं कैन यूज हो रहा हो तो कुड हो जाएगा, मे यूज हो रहा हो तो माइट यूज हो जाएगा। ये सारे इसके रूल्स है जो यहाँ पे भी एग्जाम्पल के साथ मैंने ये दिए हुए हैं। यहाँ से फिर से रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। और अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, और पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। और अगर फ्यूचर में है तो विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा। ये ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि अगर पहला पार्ट से टू है, से टू लिखा है पीछे, तो जैसे टू टॉ आएगा टी से टू, तो नीचे यानी कि टेल बनना है उसका, तो से टू का टेल बन जाएगा पहले पार्ट में। अगर सेज टू है एस लगा है तो टेल्स लग जाएगा, टेल में भी एस लग जाएगा अगर सेज में एस है। अगर सेड है ओनली तो नीचे सेड ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा। जब तक टू नहीं आएगा तब तक टेल नहीं आएगा, जब तक सेट टू नहीं है तब तक टोल्ड नहीं आएगा। ठीक है। और अगर सेट टू है तो सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। ये एक चेंज होना है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा हटा के दैट लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन किसी केस में दैट नहीं लगता, वो कौन सा, अगर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड वाला हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ क्वेश्चन मार्क है तो दैट भी नहीं लगेगा, उसके लिए क्या है, इफ आएगा या वेदर आएगा। ठीक है। तो ये सारे एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एंड बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बट इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है, टेंस के ऊपर। टेंस का एक एक पार्ट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, तभी आप, अगर आपके टेंस के 12 पार्ट आपके दिमाग में है पूरा रूल के अकॉर्डिंग, देन यू कैन कन्वर्ट इजीली, एक्टिव से पैसिव बना सकते हो एंड इजीली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हो। तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, और चाहे आपका कोई सा भी हो एग्जाम हो, एसएससी हो आपका, या सीएपीएफ का एग्जाम हो, या बैंकिंग एग्जाम हो, या टीचिंग का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, या स्पोकन इंग्लिश बातचीत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत यूज होता है, क्योंकि हम नॉर्मली बातचीत सुनते कुछ हैं और फिर बोलना उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होता है। तो उसका अगर रूल पता है देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इट टू द इनडायरेक्ट स्पीचेस। सो होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो मेन इसका मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को, या जो भी बच्चे हों या स्टूडेंट्स जो भी हो जो तैयारी कर रहे हों, या स्पोकन इंग्लिश का किसी को जुनून हो या अपना इंग्लिश ग्रामर सुधारना चाह रहे हो, उन तक प्लीज़ हमारे इस वीडियोस को पहुंचाने की कोशिश करें। और आज ही हमारा लगभग 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में। जो बच्चे या जो भी प्रिपरेशन करने वाले हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे ये इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके पिछले 6-7 चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ स्टार्टिंग से, फ्रॉम डे 1 से। उसको एक बार फॉलो करने की कोशिश करें, और एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से, एक एक वीडियो को एक एक ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ये मेरा मेन मोटिव यही था कि जो बच्चों के अंदर डर होता है इंग्लिश ग्रामर का या स्पोकन इंग्लिश का, वो डर एक बार हट जाए। इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करके, मैक्सिमम हिंदी का यूज कर रहा हूं मैं इसमें, ताकि आपको समझ में एक बार आ जाए। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे देन यू कैन इजीली कवर एनीथिंग, जो भी अच्छा एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे आप कहीं वर्किंग पर्सन हो, तो आप इजीली इंग्लिश का जो फोबिया है वो हटा सके। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड बने रहिए। थैंक यू।